हेलो फ्रेंड्स, विलेजर्स एक्सीलेंस 20 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 वॉल्यूम 2 की वीडियो लेक्चर सीरीज़ का थर्ड लेक्चर शुरू करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे हमें हेल्प करता है किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी, पीसीएस एग्ज़ाम हो, आरबीआई ग्रेड ऑफिसर बी, नाबार्ड एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में ये हमें हेल्प करता है। तो आपको आपके ड्रीम की ओर लेके चलते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चैप्टर नंबर 4 जो है वो बात करता है मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन के बारे में। तो इकोनॉमिक सर्वे का ये चैप्टर जो है वो बताता है कि 2019-20 के दौरान इंडिया में कौन कौन सी कैसे कैसे मॉनेटरी डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो अगर हम 2020 जनवरी की बात करते हैं तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसकी 5 मीटिंग जो है वो पूरी हो चुकी हैं। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो 2016 के अंतर्गत आई थी ताकि जो इंटरेस्ट रेट का बेंचमार्क है उसको सेट किया जा सके और जो इन्फ्लेशन का टारगेट है उसको हमारा क्या है जो है इन्फ्लेशन का टारगेट इसके लिए रखा गया था 4 और उसके लिए अपर टॉलरेंस लिमिट जो बनाई गई थी वो थी 6 एंड लोअर टॉलरेंस लिमिट थी वो थी हमारा 2, यानी कि 2 to लेकर 6 तक के बीच में इसको रखा गया था। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो बेसिकली इसमें 6 मेंबर्स होते हैं, 3 मेंबर्स आरबीआई और 3 मेंबर्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नॉमिनेट इसमें किए जाते हैं। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसकी पहली 4 मीटिंग्स के दौरान उस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो रेपो रेट है उसको 110 बेसिस पॉइंट से घटा दिया गया, क्योंकि जो हमारी ग्रोथ है, इकोनॉमी की जो ग्रोथ है इस टाइम पे वो जो है स्लो थी और दूसरा उसका रीज़न क्या था, लोअर इन्फ्लेशन। और जो पहले 4 मीटिंग हमारी हुई हैं उसमें जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो मॉनेटरी स्टांस रहा है वो हमारा न्यूट्रल से लेकर अकोमोडेटिव रहा है। और अगर हम 5वीं मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो 5वीं मॉनेटरी पॉलिसी के जो रेपो रेट है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ और वो हमारा जो है उतना ही रहा है, यानी 5.15% ही हमारा रहा है, जिसका रीज़न माना गया है कि जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन थी इस टाइम पे वो ज़्यादा हाई थी। और जो मॉनेटरी पॉलिसी का स्टांस है वो भी हमारा 4th मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उसके जैसा ही था, यानी अकोमोडेटिव ही था। तो अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी के स्टांसेस की बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टांसेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। फर्स्ट वन इज अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी, सेकंड वन इज न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी एंड थर्ड वन इज कैलिब्रेटेड टाइटनिंग। तो सबसे पहले जो है मॉनेटरी पॉलिसी स्टांसेस में अगर हम बात करें तो देखो जो अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांसेस है जिसको हम लूज क्रेडिट या इजी मॉनेटरी पॉलिसी भी बोलते हैं, ये हमें क्या बताता है, ये हमें ये बताता है कि आने वाले दिनों में आरबीआई की जो है मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर क्या रणनीति है, यानी कि जो वो रेपो रेट है वो घटाएगा या बढ़ाएगा। तो जो अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी है वो ये बताती है कि गवर्नमेंट की जो आरबीआई है वो हमारी इकोनॉमी में जो ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए वो क्या कर सकता है, मनी सप्लाई को बढ़ा सकता है और मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, रेपो रेट को कम करना पड़ेगा। तो अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी बताती है कि आने वाले दिनों में आरबीआई रेपो रेट को और ज़्यादा कम कर सकता है। न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी वो बताती है कि आने वाले दिनों में आरबीआई का जो अभी क्या स्टांस रहेगा वो हमारा क्लियर नहीं है हमारे लिए, यानी वो उसको बढ़ा भी सकता है, एज इट इज़ भी रख सकता है और घटा भी सकता है। जब कैलिब्रेटेड टाइटनिंग की बात करें, यानी इस दौरान आरबीआई क्या करता है, आरबीआई मार्केट में जो मनी सप्लाई हो रही है उसको जो है मार्केट से हटाना चाहता है, तो उसके लिए वो क्या कर देता है, रेपो रेट को बढ़ा देता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं कैलिब्रेटेड टाइटनिंग। तो अगर हम इस फिगर की बात करें तो ये बात करता है रिवीजन इन पॉलिसी रेट्स में। तो ये क्या कहता है, देखो रेपो रेट कितना हुआ, 5.15% हो गया। अब रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट यानी कि वो शॉर्ट टर्म्स लोन होते हैं जो आरबीआई देता है बैंकिंग इंस्टीट्यूट को, जिस रेट पे देता है तो वो हमारा कितना हो गया, 5.15%। और अगर हम बात कर देते हैं हमारे एसएलआर की, यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो की, वो क्या होती है, जो हमारी एनडीटीएल होता है उसका जितना पार्ट बैंकों को जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में या कैश में गुड्स की फॉर्म में रखना पड़ता है, वो हमारा क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो अगर हम इस फिगर से देखें तो हम देख सकते हैं कि जो रेपो रेट है या फिर जो हमारा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो है वो हमारा क्या है, लगातार घटा है इस टाइम पीरियड के दौरान।
और अगर हम बात करें अप्रैल की, तो अप्रैल 2020 तक का डाटा जो है वो ये बताता है कि जो हमारा SLR है वो हमारा 18% पे पहुंच चुका है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ये कहता है सर्वे जो है RBI की तरफ से जो कंडक्ट किया गया, उसने ये बताया कि इंडिया में जो ग्रोथ रेट, हमारी जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो घटी है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि डोमेस्टिक ही नहीं बल्कि एक्सटर्नल डिमांड भी जो है वो हमारी कम हुई है, जिसकी वजह से इन्होंने RBI ने जो GDP का प्रोजेक्शन है उसको रिवाइज कर दिया है 2019-20 के लिए, और कितना कर दिया है? वो कर दिया है 5%। और अगर हम साल दर साल मॉनेटरी एग्रीगेट्स की बात करें, तो मॉनेटरी एग्रीगेट्स कौन कौन से होते हैं? यानी करेंसी इन सर्कुलेशन, कैश विद बैंक्स, करेंसी विद द पब्लिक, बैंकर्स डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, रिजर्व मनी, नैरो मनी, ब्रॉड मनी, ये सारे जो हैं मॉनेटरी एग्रीगेट्स कहलाते हैं। तो अगर हम देखें तो हम ये देख सकते हैं कि 2016-17 में जो करेंसी इन सर्कुलेशन थी वो हमारी नेगेटिव में थी, और इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न हमारा माना जाता है डिमोनेटाइजेशन को। इसलिए जो करेंसी विद पब्लिक है वो भी हमारी नेगेटिव में थी। क्यों? क्योंकि जो हमारा है इसका रीज़न भी वही है, डिमोनेटाइजेशन इसका रीज़न हमारा माना जाता है। उसके बाद 2017-18 में करेंसी इन सर्कुलेशन भी बढ़ा है और करेंसी विद द पब्लिक भी हमारा जो है बढ़ा है, और कैश जो है इस दौरान बैंक्स के साथ जो है वो नेगेटिव में हो गया है, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन के बाद जो नई करेंसी हमारे पास आई है उसकी वजह से हमारे पास हो गया है। और अगर हम बात करें जो डिमांड डिपॉजिट है, तो डिमांड डिपॉजिट 2019-20 के अंदर कितना है? 13.1% है। अगर डिमांड डिपॉजिट की बात करते हैं तो इसमें हमारे कौन कौन से अकाउंट आते हैं? हमारे सेविंग अकाउंट आते हैं, और हमारा कौन सा अकाउंट आता है? हमारा करंट अकाउंट आता है। और अगर हम टाइम डिपॉजिट की बात करें तो इसमें हमारा कौन कौन सा आता है? जो हमारी FD होती है, हमारा जो और जो हमारे RD होती है, वो दोनों अकाउंट हमारे किस में आते हैं? टाइम डिपॉजिट्स में आते हैं। तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे इस टाइम पे, और इसके लिए हम एक अलग से लेक्चर सीरीज़ बनाएंगे जिसमें सारे मॉनेटरी एग्रीगेट्स को डिस्कस किया गया जाएगा, यानी करेंसी इन सर्कुलेशन क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं, रिजर्व मनी किसे कहते हैं, नैरो मनी किसे कहते हैं। तो इन सब को जो है हम जो है वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम फिगर की बात करें तो ये बताता है रिजर्व मनी ग्रोथ बताता है। तो रिजर्व मनी बेसिकली जो मनी हमारे पास RBI के पास रिजर्व रहती है, तो वो जो मनी है हमारे पास बैंक्स में, तो उसकी ग्रोथ के अगर हम देखें तो ग्रोथ में कितना ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हुआ है। और जो ये अगर 2016-17 की हम बात करें तो ये नेगेटिव में पहुंच गया है, और जस्ट बिकॉज ऑफ डीमोनेटाइजेशन। और अगर 2019-20 की अब हाल फिलहाल की बात करें तो ये हमारे पास इसकी कितना है? 13.2% ऑफ GDP। अगर हम ब्रॉड मनी की बात करें तो जो ब्रॉड मनी है हमारे पास वो भी जो है लगातार जो है वो 2007-8 से कम हुई है। उसके बाद हमारा जो है 11-12 में ये बढ़ी थी, लेकिन 13-14 के बाद ये फिर से जो है कम हुई है, और 2019-20 में अब ये फिर से बढ़ रही है। और इसका मेन रीज़न क्या बताया गया है? इसका मेन रीज़न ये बताया गया है कि जो हमारे ग्रोथ हुई है डिपॉजिट्स में, और वो हमारी कितनी है? 10.4% रही है दिसंबर 2019 में। और ये जो हमारे पास डिपॉजिट्स हैं, जो हमारे पास डिपॉजिट्स की जो ग्रोथ है, अगर इसको हम ऑन एन एवरेज कंपेयर करें 2001 से लेकर 2018-19 तक, तो एवरेज हमारे पास जो डिपॉजिट्स हैं उनकी एग्रीगेट्स निकलता है 14.9%, और इस दौरान जो हमारे डिपॉजिट्स हैं और जो हमारे स्टैंड्स हैं वो हैं 10.4%। तो ये भी जो है ब्रॉड मनी की ग्रोथ का जो है एक कम होने का एक रीज़न माना गया है। अगर हम बात कर लेते हैं डिपॉजिट ग्रोथ की, यानी डिमांड डिपॉजिट्स की, टाइम डिपॉजिट्स की, तो देखो डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स में दोनों में ही हमारे पास क्या है? जो टाइम डिपॉजिट दिसंबर 2017 के बाद से अगर हम देखें तो ये हमारा थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन डिमांड डिपॉजिट्स में हमें फ्लक्चुएशंस देखने को मिली है। अब हम बात करते हैं लिक्विडिटी कंडीशंस और उसकी मैनेजमेंट की। RBI क्या करता है? जब हमारी मार्केट में लिक्विडिटी को वो मैनेज करता है, यानी कि अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा होता है तो RBI मार्केट से पैसा निकाल लेता है, और कम होता है तो मार्केट में इंजेक्ट करने के लिए वो कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। तो हमारी लिक्विडिटी को मैनेजमेंट करने के लिए RBI कौन से स्टेप उठा सकता है? तो सबसे पहला है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इसमें RBI क्या करता है? ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी को मार्केट में सेल कर
देता है या फिर परचेज कर लेता है। देखो, अगर मार्केट में जो लिक्विडिटी का फ्लो कम है और जैसे कि हाल फिलहाल अगर हम अपनी ग्रोथ रेट बढ़ाना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि बैंक जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट जो है वो इन्वेस्टर्स को दे, ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे ताकि मार्केट में जो है पैसा जाए। तो उसके लिए आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई जो है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं मार्केट में उनको जो है बैंकों से खरीद लेगा ताकि बैंकों के पास पैसा आए और वो जो है आगे फर्दर उसको इंजेक्ट कर सके। अगर जो है लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है मार्केट में तो आरबीआई क्या करेगा, उन गवर्नमेंट सिक्योरिटी को जो है वो बैंकों को बेच देगा ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू और जो पैसा है मार्केट से वो निकाल लेगा। अब बैंक जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में क्यों इन्वेस्ट करेंगे बजाय कि लोन की, क्योंकि जो लोन है हमारे पास वो हाईली रिस्की एसेट्स होता है बैंक के लिए और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती हैं वो लोएस्ट रिस्की एसेट होती है हमारी बैंकों के लिए, इसलिए वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करती हैं। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू जो है आरबीआई लिक्विडिटी को मैनेज करता है। दूसरा, बाय और सेल स्वैप ऑप्शंस का। अब जो है ये क्या है, ये अभी हाल फिलहाल शायद ऑलमोस्ट 2 सालों से आरबीआई ने इसको अपनाया है। तो बाय सेल स्वैप ऑप्शन का मतलब क्या होता है, इसमें जो है जो आरबीआई है वो क्या करता है, वो यूएस डॉलर को यानी वो डॉलर को मार्केट में बेचता है और मार्केट में खरीदता है। अगर वो मार्केट में बेचता है तो वो इस शर्त के साथ बेचता है यानी कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बेचता है ताकि जो है उसके बाद जो है वो इस शर्त के साथ बेचता है कि जिनको वो बेचेगा यानी जो डॉलर खरीद रहे हैं आरबीआई थोड़े टाइम के बाद वापस उनसे वो डॉलर खरीद लेगा पैसे दे के। तो जब हम अगर मार्च 2019 की बात करें तो उस टाइम पे जो है आरबीआई ने क्या किया था, आरबीआई ने यूएस डॉलर को मार्केट से निकाल लिया था और यानी कि उसको बाय किया था, बाय स्वैप ऑप्शन का उसने यूज़ किया था। क्यों किया था, क्योंकि हमारी मार्केट की जो इकोनॉमी की जो ग्रोथ है उसको बढ़ाने के लिए वहाँ जो है हमें पैसा जो है डालना था। और अब जो है अगर हम रिसेंट की बात करें मार्च 2020 में आरबीआई ने जस्ट इसका रिवर्स स्वैप ऑप्शन अपनाया है, यानी उसने क्या किया है, यूएस डॉलर को जो है मार्केट में सेल कर दिया है इस शर्त पे कि जिनको उन्होंने सेल किया है उनसे वो कुछ टाइम पीरियड के बाद वापस लेगा। और ऐसा क्यों किया है, क्योंकि अभी रिसेंट में जो है इंडिया जो हमारा पैसा है वो बहुत ही ज़्यादा डेप्रिशिएट होकर ऑलमोस्ट 74 पहुंच गया है, यानी एक यूएस डॉलर के बदले हमें 74 इंडियन रुपी देने पड़ते हैं। तो इंडियन रुपी को अप्रिशिएट करने के लिए जो है आरबीआई ने सेल स्वैप ऑप्शन का जो है यूज़ किया था। तीसरा है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अब इससे लिक्विडिटी कैसे मैनेज होती है, देखो एसएलआर क्या था, वही एनडीटीएल का वो पोर्शन जो कि बैंकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में कैश में गुड्स की फॉर्म में रखना पड़ता है, वो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो होती है। अब जितनी ज़्यादा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो जितनी ज़्यादा होगी यानी बैंकों को जो है वो पैसा उतना ज़्यादा जो है रखना पड़ेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। उससे क्या होगा कि जो बैंकों के पास जो पैसा क्रेडिट देने के लिए जो पैसा बचेगा वो हमारा कम बचेगा, तो कम क्रेडिट देने के लिए बचेगा तो वो मार्केट में कम पैसा लगा पाएंगे। अब क्या कर रहा है, रिसेंटली जब हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ जो है वो कम होती जा रही है तो आरबीआई क्या कर रहा है, एसएलआर को उसने घटा दिया है और अब हमारा एसएलआर जो अप्रैल 2020 तक था वो हमारा 18% था, यानी कि बैंकों के पास अब ज़्यादा पैसा है टू लेंड द मनी इन द मार्केट। फिर है स्पेशल ओपन मार्केट ऑपरेशंस की बात करें या हम ऑपरेशन ट्विस्ट की बात करें, ये जो ऑपरेशन ट्विस्ट है ये बेसिकली फेडरल रिजर्व ऑपरेशन से लिया गया है, लेकिन अगर हम आरबीआई के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इसमें आरबीआई क्या करता है, स्पेशल ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आरबीआई लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ को तो परचेज कर लेता है और जो शॉर्ट टर्म्स की सिक्योरिटीज़ हैं उनको मार्केट में बेच देता है। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ होती हैं जो हमारी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो होती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है लो रिस्क की एसेट होती है, तो बैंक जो है उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तो बैंक जो है इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट में पैसा देना कम पसंद करते हैं। तो आरबीआई क्या करता है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ को मार्केट से जो है वो परचेज कर लेता है।
क्योंकि जो उससे क्या होगा कि ताकि जो बैंक जो हैं अगर मान लो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर भी रहे हैं तो उनको जो है उस पर ज़्यादा उनको उस पर जो है लेस यील्ड प्राप्त हो और शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ को मार्केट में बेच देता। तो ये जो सारे ऑपरेशंस होते हैं ये लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए आरबीआई यूज़ करता है। अब ये बात करता है बैंकिंग सेक्टर के बारे में। तो ये कहता है जो ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस थी, जो रेशियो है हमारी शेड्यूल कमर्शियल बैंक की, वो कितनी रही है? वो सितंबर 2019 में और मार्च 2019 में सेम थी, यानी 9.3% थी। अगर ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस या एसेट्स की अगर हम बात करें एनपीए, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, यानी बैंक जो पैसा देते हैं, जो लोन देते हैं किसी भी क्रेडिटर किसी भी बोरोवर को जो पैसा देते हैं, अगर वो अपनी ओब्लिगेशंस को, जो उनकी इंटरेस्ट पेमेंट की ओब्लिगेशंस है उसको कंप्लीट नहीं कर पाता, तो वो हमारी क्या कहलाती है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो बैंकों की वो एसेट्स जिससे बैंकों को कोई भी आय नहीं होती, वो हमारी क्या कहलाती है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहलाती हैं। तो अब अगर हम देखें तो जो रीस्ट्रक्चर्ड स्टैंडर्ड एडवांसेस हैं वो भी हमारा अनचेंज रहा है इस टाइम पीरियड के दौरान। कितना रहा है? 0.4%। और अगर हमारा स्ट्रेस्ड एडवांसेस है उसकी रेशो अगर हम देखें तो उसकी रेशो कितनी रही है? वो भी 9.7% जो है हमारी रही है। अब अगर ये तो हमारे हो गए शेड्यूल कमर्शियल बैंक, अगर हम बात कर लेते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक की, तो जो एनपीए, ग्रोस एनपीए वाली रेशो है वो हमारी कितनी रही है? वो रही है 12.3%। और जो स्ट्रेस्ड एसेट है वो रही है 12.7% जो है हमारी रही है मार्च 2019 में। और सितंबर में कितनी होगी? 12.9%। यानी जो स्ट्रेस्ड एडवांसेस रेशो है वो हमारी बढ़ी है। अब अगर हम बात करें कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो की, जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो क्या होती है? देखो कैपिटल यानी कि जो ओवरऑल बैंकों के पास जो कैपिटल है, टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल जो है और उसकी रेशियो निकाली जाती है। किससे निकाली जाती है? रिस्क वेटेड एसेट। रिस्क वेटेड एसेट का मतलब क्या होता है? यानी कि जिससे कि बैंकों को कुछ प्राप्तियां होती हैं, यानी वो एसेट जिससे बैंकों को कोई ना कोई जो है उनकी इनकम जनरेट होती है। तो अब देखो बैंक क्या करते हैं, बहुत सारे फील्ड्स में जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। कुछ पैसा वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ पैसा वो लोन देने में इन्वेस्ट करते हैं और कुछ पैसा वो अदर चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है वो सबसे कम रिस्की वेटेड एसेट कहलाती है। और जो लोन देते हैं, जो मार्केट में लोन दिया जाता है बड़ी बड़ी कंपनियों को जो डिफ़ॉल्ट कर देती है, यानी वो जो है उनका रिस्क ज़्यादा है, तो इसलिए एसेट को इन्होंने रिस्क वेटेड एसेट बोला है। तो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट जो है शेड्यूल कमर्शियल बैंक की, वो जो पहले 14.3% थी मार्च 2019 में, वो सितंबर 2019 में बढ़कर कितनी हो गई है? 15.1% हुई है। यानी कि ये यहाँ पर जो है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट जो है वो हमारी जो है बड़ी है, जो कि एक अच्छी बात है। और इसका रीज़न क्या है? क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक की जो है CRAR में इम्प्रूवमेंट हुई है। अब बात करता है ये मॉनेटरी ट्रांसमिशन के बारे में। मॉनेटरी ट्रांसमिशन का मतलब क्या है? देखो आरबीआई जो है बैंकों को लोन देता है, और बैंक किसको लोन देते हैं? बैंक जो है हमारे पास मार्केट में जो है कंपनीज को लोन देते हैं, या और उनके पास जो अदर बोरोवर्स होते हैं उनको लोन देते हैं, यानी ये मार्केट में पैसा देते हैं। तो आरबीआई जब क्या करता है, आरबीआई जब लैंडिंग रेट्स में चेंज करता है, मान लो लैंडिंग रेट घटाता है, तो वो उम्मीद हम रखते हैं कि जो बैंक है वो फर्दर लैंडिंग रेट घटाएंगे और मार्केट में जो है कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा देंगे, जिससे मार्केट में फ्लो हमारा बढ़ेगा। तो जो मॉनेटरी ट्रांसमिशन ये देखा गया कि जो मॉनेटरी ट्रांसमिशन, अगर हम रिसेंट टाइम की बात करते हैं तो मॉनेटरी ट्रांसमिशन उतना बेहतर नहीं हुआ है, यानी वीक रहा है। और 3 तरीके से इसको कैलकुलेट किया गया है। सबसे पहले रेट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो ये कहता है द वेटेड एवरेज लैंडिंग रेट जो है वो हमारा शेड्यूल कमर्शियल बैंक का जो है वेटेड एवरेज लैंडिंग रेट है वो हमारा नहीं घटा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम देखें तो हमने जैसा हम फर्स्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था कि आरबीआई ने
अपनी रेपो रेट को घटा दिया है। तो यानी आरबीआई की रेपो रेट जो है वो 100 बेसिस पॉइंट से भी आरबीआई ने रेपो रेट को घटा दिया, यानी बैंकों को आरबीआई कम लोन पे पैसे दे रहा है, लेकिन बैंक जो है वो फर्दर उसके लैंडिंग रेट में कमी नहीं देखी गई है, वो लैंडिंग रेट को कम नहीं कर पा रहे। यानी ओवरऑल जो बेनिफिट मिलना चाहिए कस्टमर्स को, यानी जो मार्केट में पैसा आना चाहिए, वो नहीं आ पा रहा है। तो ये कह रहा है जो वेटेड एवरेज लैंडिंग रेट है हमारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स का, वो जनवरी 2019 में जो है वो 10.38% था और वहीं अक्टूबर 2019 में 10.40% था, यानी उसमें कोई हमारे पास कमी नहीं आई है। और अगर ये जो मॉनेटरी ट्रांसमिशन है ये देखा गया कि जो फ्रेश लोन है उनके लिए थोड़ा सा बेहतर है, और जो पब्लिक सेक्टर बैंक का जो वेटेड एवरेज लैंडिंग रेट है फ्रेश लोन्स के लिए वो घटा है बाय 47 बेसिस पॉइंट, एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का हुआ है 40 बेसिस पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो वो हुआ है। तो देखो अगर हम इस फिगर की बात करें, ये बात करता है वेटेड एवरेज लैंडिंग रेट ऑन आउटस्टैंडिंग लोन एंड रेपो रेट। तो हम देख सकते हैं जो एवरेज लैंडिंग रेट है हमारा वो हमारा ज़्यादा नहीं घटा है, जबकि जो रेपो रेट का हम देख सकते हैं कि रेपो रेट जो है वो हमारी कितनी ज़्यादा घटकर अब 5.15% पहुंच गई है। यानी कि हमारे पास यहाँ पर रेपो रेट में कमी आने का कोई भी ट्रांसमिशन जो है बैंकों ने जो है मार्केट में नहीं किया है। अब ये बात कर लेता है टर्म स्ट्रक्चर्स की, यानी ये टर्म स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, ये कहता है कि देखो दो प्रकार की सिक्योरिटीज़ होती हैं। एक सिक्योरिटी होती है शॉर्ट टर्म के लिए जो कि 364 डेज के लिए होती है, दूसरी होती है लॉन्ग टर्म के लिए जो कि ज़्यादा टाइम पीरियड्स पे मतलब मोस्टली 10 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए हो जाती हैं। और तो ये कहता है अगर हम बॉन्ड यील्ड की बात करें, यानी इन सिक्योरिटीज़ पे जो हमें इनकम मिलती है जो, तो वो भी हमारा ज़्यादा जो है वो नहीं घटा है आफ्टर 2019 अगस्त के अगर हम देखें। तो देखो जो हमारे पास 10 ईयर्स तक की सिक्योरिटी है, यानी वहाँ पर ज़्यादा जो है गवर्नमेंट बैंक्स जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं ज़्यादा, इसीलिए जो है आरबीआई ने अभी हाल फिलहाल जो है बाय और स्वैप यूएस डॉलर को का ऑप्शन का यूज़ किया है, और वो $5 बिलियन यूएस डॉलर का जो है उन्होंने स्वैप ऑप्शन को अपनाया है। तीसरा बात करता है क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट्स की, यानी बैंक जो क्रेडिट देते हैं सेक्टर्स को, डिफरेंट सेक्टर्स को, वो भी हमारा कम हुआ है। देखो जो बैंक क्रेडिट था वो हमारा जहां अप्रैल 2019 में 12.9% था, वहीं दिसंबर 2019 में घटकर 7.1% हो गया। और अगर हम सेक्टोरल ग्रोथ की बात करें तो हम देख सकते हैं कि जो हमारी ब्लू लाइन जो पर्सनल लोन को शो कर रही है वो हमारी जो है उसको छोड़कर अगर हम देखें तो जो इंडस्ट्री सेक्टर है जहां पर सबसे कम क्रेडिट ग्रोथ है, और साथ ही साथ सर्विस सेक्टर की क्रेडिट ग्रोथ भी जो है वो लगातार घटी है। और इसका मेन रीज़न क्या माना जाता है, इसका मेन स्लो डाउन का मेन रीज़न क्या माना जाता है, वो माना जाता है नेगेटिव ग्रोथ ऑफ क्रेडिट टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एंड टेक्सटाइल। यानी जो हमारे पास स्लो डाउन हमारी इकोनॉमी में आज के टाइम पे चल रहा है उसका रीज़न माना जाता है कि जो एमएसएमई सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है, वहाँ पर क्रेडिट की ग्रोथ जो है वो नेगेटिव है। अब ये बात करता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर की, एनबीएफसी सेक्टर की। ये कहता है कि जो एनबीएफसी सेक्टर है उसने 2016-17 अगर हम इस फिगर में देखो 16-17 में हमारे एनबीएफ सेक्टर ने ग्रो किया, उसके बाद से उसने डिक्लाइन करना शुरू कर दिया। उसका रीज़न क्या है, डिक्लाइन क्यों किया, क्योंकि जो है हमारे पास 2018-19 में जो डिफ़ॉल्ट हुए एनबीएफसी में, आईएलएफसी की बात करें, डीएचएफएल की बात करें, तो उसके बाद से यहाँ पर जो है एनबीएफसी सेक्टर में डिक्लाइन देखने को मिला है। अगर हम लोन की ग्रोथ की बात करें तो जो लोन ग्रोथ देखो अगर हमारे पास सितंबर 2018 में कितना था 27.6% था, वहीं दिसंबर 2018 में कितना हुआ 21.6%, और जब अगर हम उसको सितंबर 2019 से कंपेयर करें तो वो हमारे पास 9.9% पहुंच गया है। यानी एनबीएफसी से जो लोन गए हैं वो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा कम हो गए हैं। और अगर हम उनकी बैलेंस शीट की बात करें तो वो ग्रो की गई है बाय 17.9%। देखो कैटेगरी अगर हम इस फिगर में देखें तो ये कहता है कैटेगरी वाइज 3 मंथ जो है हमारे पास ये जो है
एनबीएफसी के जो कमर्शियल पेपर्स के रेट हैं वो हमारे पास वो इसमें जो है वो बताए गए हैं। तो ये कहता है जो एनबीएफसी के, अगर हम कमर्शियल पेपर्स के रेट की बात करें, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताया, जैसे कॉरपोरेट्स के अगर हम रेट कमर्शियल पेपर की बात करें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बात करें, एनबीएफसी की बात करें, तो हम देख सकते हैं कि एनबीएफसी के जो कमर्शियल पेपर के रेट है वो लगातार कम होते जा रहे हैं। यानी जो एनबीएफसी के कमर्शियल पेपर में बेसिकली कौन इन्वेस्ट करता है? म्यूचुअल फंड, और वो हाल फिलहाल जो है उनके कमर्शियल पेपर को मार्केट में जो है बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट पे बेच रही है। अब ऐसा क्यों हुआ है? तो उससे पहले अगर हम देखें तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एनबीएफसी सेक्टर के जो सोर्स ऑफ फंडिंग है उसमें भी हमारे पास हम देख सकते हैं कि जो है वहाँ पर एक शिफ्ट मिला है। जो बैंकों की बोरोइंग है वो हमारे पास 5.62 लाख करोड़ थी अक्टूबर 2018 में। अब वो जो है उसमें ग्रोथ देखी गई है 26.8% की ग्रोथ देखी गई है, और वो बढ़कर हो गई है 7.13 लाख करोड़। और अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड का जो क्रेडिट है जो एनबीएफसी को चाहता है वो अक्टूबर 2018 से डिक्लाइन हुआ है। क्यों डिक्लाइन हुआ है? क्योंकि अगर हम इस फिगर में देखो, जो ग्रोथ है डिप्लॉयमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड के द्वारा जो एनबीएफसी सेक्टर में जो है वो हमारे पास जो है अक्टूबर 2018 में कितना ज़्यादा था, लेकिन उसके बाद ये हमारा कम होता गया है, नेगेटिव में पहुंच गया है। इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न था आईएलएफएस और डीएचएफएल से जो डिफ़ॉल्ट हुआ था, लोन का डिफ़ॉल्ट हुआ था, उसकी वजह से जो वहाँ पर जो है वो क्रेडिट की जो ग्रोथ है वो कम हुई है। और अगर हम बैंकों की बात करें तो यानी बैंकों की तरफ से जो क्रेडिट है वो हमारा बढ़ा है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के दौरान जो क्रेडिट है वो हमारा कम हुआ है। कैसे कम हुआ? देखो, जो एनबीएफसी सेक्टर है वो क्या करता है? कमर्शियल पेपर को जो है जारी करता है। कमर्शियल पेपर क्या होते हैं? ये अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनसे कि एनबीएफसी जो है वो पैसे मतलब कलेक्ट करती है, इकट्ठा करती है। इन जो हमारे कमर्शियल पेपर है एनबीएफसी के, इसमें बेसिकली इन्वेस्ट कौन करता है? इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड। लेकिन क्या हुआ, जो हमारी जो आईएलएफएस और डीएचएफएल ने जो डिफ़ॉल्ट किया, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो म्यूचुअल फंड थे उन्होंने एनबीएफसी के कमर्शियल पेपर को मार्केट में बहुत ही हैवी डिस्काउंट पे बेचना शुरू किया। हैवी डिस्काउंट पे उन्होंने बेचा तो जो इन्वेस्टर थे वो वरीड हो गए एनबीएफसी की परफॉर्मेंस से कि उनकी जो कमर्शियल पेपर हैं वो इतने ज़्यादा डिस्काउंट रेट पे बिक रहे हैं, यानी वहाँ पर जो है फिर कोई उनकी परफॉर्मेंस पे जब वो वरी कर रहे हैं, अगर परफॉर्मेंस पे ही डाउट होगा यानी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर नहीं मिलेगी। तो यानी जो ओवरऑल इम्पैक्ट है एनबीएफसी सेक्टर की ग्रोथ रेट पे वो हमारा जो है वो घटा। और ये देखा गया कि जो कमर्शियल पेपर का शेयर है सितंबर 2018 से 2019 के बीच में वो 31.2% हमारा घटा है। और लेकिन जो हमारी नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हैं उनका हमारा बढ़ के हो गया है 7.7%। अब देखो, जो कमर्शियल पेपर एनबीएफसी जारी करता है वो क्यों जारी करता है? वो शॉर्ट टर्म्स ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए जारी करता है, और जो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स होते हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म लोन रेज करने के लिए किए जाते हैं। तो ये कहता है कि अगर ये बात करें कि जो एनबीएफसी सेक्टर थी उसकी रिक्वायरमेंट थी कि उसको जो है अपना जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो है वो कितनी रखनी पड़ती थी? 15% उसकी रिक्वायरमेंट थी। लेकिन अगर हम ये बात करें कि जो अगर हम मार्च या सितंबर 2019 या मार्च 2019 की बात करें तो वो जो रेशियो है वो कितनी है? 19.5% है, यानी वहाँ पर जो है वो इंक्रीमेंट देखा गया है। फिर अगर हम ग्रोस एनपीए की बात कर लेते हैं एनबीएफसी सेक्टर के लिए, वो भी हमारा 5.8% जो कि मार्च 2018 में था उससे बढ़कर 6.8% हो गया है मार्च 2019 में। और सितंबर की अगर हम बात करें तो 6.3% हो गया है। अब ये बात करता है डेवलपमेंट इन कैपिटल मार्केट। तो सबसे पहले कैपिटल मार्केट क्या होती है? जब हमें ज़्यादा टाइम के लिए लोन लेना पड़ता है, यानी 1 साल से ज़्यादा के लिए जब हम लोन चाहते हैं या जो मार्केट में जो
ट्रांजैक्शंस करते हैं तो वो हमारी होती है कैपिटल मार्केट। तो सबसे पहले ये बात करता है पब्लिक इशू की। पब्लिक इशू का मतलब क्या होता है, इसमें जो है शेयर्स जो है वो इशू किए जाते हैं ताकि जनरल पब्लिक से हम जो है पैसा ले सके, ताकि जो कंपनी है उसको हम ग्रो कर सके। अब ये देखो, ये बात करता है पब्लिक इशू की। दूसरा एक होता है राइट इशू। राइट इशू का मतलब क्या होता है, इसमें जो हमारे शेयर्स हैं उनको जो है जो एग्जिस्टिंग स्टेक होल्डर्स होते हैं, देखो पब्लिक इशू में तो पब्लिकली रेज करने के लिए कैपिटल का यूज़ किया जाता है, जिसके लिए आईपीओ एफपीओ होता है, यानी जो फर्स्ट टाइम कंपनी आती है और पब्लिक से पैसा रेज करने के लिए तो वो इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आती है। ठीक है, तो अब हम अगर राइट इशू की बात करें तो यहाँ पर जो शेयर्स का इशू किए जाते हैं वो किसको किए जाते हैं, वो एग्जिस्टिंग स्टेक होल्डर्स को ही किए जाते हैं, ताकि कंपनी की को जो है वो पैसा मिले और उसको फर्दर एक्सपेंड किया जा सके। तो अगर हम बात करें जो पब्लिक इशू है तो हम देख सकते हैं कि 2018-19 से 19-20 की बात करें तो वहाँ पर 21.9% का हमें डिक्रीज देखने को मिला है। ठीक है, वही राइट इशू जो है वो हमारा बढ़ा है। अब दूसरा हमारा पास होता है प्राइवेट प्लेसमेंट की, ये बात करता है। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, इसमें क्या करती है कंपनी जो है वो शेयर्स को ऑफर करती है एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स पे, और वो सिलेक्टेड ग्रुप में कौन कौन हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड हो सकता है, बैंक हो सकता है, इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, पेंशन हो सकती है, ताकि जो है कैपिटल रेस किया जा सके, और इसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। तो इसके भी 3 टाइप हैं। तो हम पब्लिक इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट यानी डेवलपमेंट इन कैपिटल मार्केट पे स्पेशली एक अलग से वीडियो बनाएंगे और इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी आगे शुरू करते हैं। फिर ये बात करता है इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी एफपीआई। तो ये कहता है जो नेट इनफ्लो है एफपीआई का इंडियन मार्केट में वो हमारा कितना हुआ है, वो हमारा 0.81 लाख करोड़ हुआ है एज कंपेयर्ड टू 0.94 लाख करोड़, यानी वो भी हमारा घटा है। तो जो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें वो हमारी इंक्रीज हुई है 7.8% से, और वो कितनी हो गई है $259.5 बिलियन हो गई है अगर हम दिसंबर 2019 तक की बात करते हैं। ठीक है, एज कंपेयर टू 240.1 बिलियन एज ऑन दिसंबर 31 ऑफ 2018। ठीक है, अब अगर हम इसमें बात करें मूवमेंट इन इंडियन बेंचमार्क इंडिसेस की, तो हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या जो है हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी हम देख सकते हैं उनकी मूवमेंट क्या है, यानी कि 2019 सितंबर के बाद से वहाँ पर जो है वो इम्प्रूवमेंट हुआ है उनके बेंचमार्क में, जो कि एक बेहतर बात है, यानी कि मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब बात करता है इंश्योरेंस सेक्टर की। इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो हमारी इंश्योरेंस सेक्टर की पोटेंशियल या उसकी परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें वो बेसिकली 2 पैरामीटर पे बेस होती है। पहला इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, दूसरा इंश्योरेंस डेंसिटी। जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो क्या बताता है कि वो जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो कितने % है जीडीपी का, और इंश्योरेंस डेंसिटी क्या बताती है, वो जो प्रीमियम की रेशो है वो पॉपुलेशन से कितनी ज़्यादा है। यानी कि सबसे पहले इंश्योरेंस प्रीमियम अपॉन जीडीपी वो क्या बताएगा, पेनिट्रेशन, और दूसरा रेट ऑफ प्रीमियम अपॉन पॉपुलेशन वो क्या बताएगा, हमारी इंश्योरेंस डेंसिटी को हमारी बताएगा। तो जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है, डेंसिटी है, वो इंडिया में क्या होती है, लगातार बढ़ती जा रही है। अब ये चैप्टर बात करता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के बारे में। तो ये कहता है कि इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड आया था 2016 में, तो 3 साल इसके ऑपरेशंस को हो चुके हैं, और इसने क्या किया है, इसने जो है हमें एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम दिया है जिसमें एजुकेटिंग अथॉरिटी आती हैं, IBBI यानी इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया आती हैं, 3 इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज आती हैं, 11 रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन, 2374 रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स इसमें आते हैं, 2911 इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स इसमें आते हैं। अच्छा, ये क्यों लेके आया गया था, ताकि जो रिजोल्यूशन की प्रोसेस है उसको हमारा स्पीडी किया जा सके क्रेडिटर्स के लिए, और उनकी मनी को रिकवर किया जा सके जो कि हमारे डेबिटर से अभी तक नहीं आई है। तो देखो ये जो कोड है, अगर हम इसको आगे पढ़े उससे पहले हमें पता होना चाहिए जो इंसॉल्वेंसी है और बैंकरप्सी
बैंक्रप्सी है, उन दोनों में फ़र्क क्या होता है? देखो, इंसॉल्वेंसी का मतलब तो क्या होता है कि जब कोई अगर कंपनी अगर बैंक किसी को लोन दे रहा है और वो उस लोन की ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं कर पाता, यानी कि वो उसके पास सफिशिएंट फंड नहीं है कि वो उस लोन को ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सके, तो वो हमारा हो गया इंसॉल्वेंसी। और बैंक्रप्सी का मतलब क्या होता है कि जब अगर क्रेडिटर्स जो है फिर उस पे केस फाइल कर देता है, और केस फाइल करने के बाद अगर उसको जो हमारे पास जो कोर्ट है वो उसको लीगली ये डिसाइड कर देते हैं कि ये जो है वो पैसा नहीं चुका सकता और उसको लीगली बता देते हैं, तो वो हमारा हो जाता है बैंक्रप्ट, तो उसको बोलते हैं बैंक्रप्सी। तो जो बैंक्रप्सी कोड है वो फिर किस लिए लेके आया गया कि जो पहले बैंक्रप्सी की जो प्रोसेस होती थी, जिसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता था सोल्व होने में, जो एक लंबी प्रोसेस थी, तो उसको जो है वन स्टेप सॉल्यूशन वहाँ प्रोवाइड कराने के लिए और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को बचाए रखने के लिए जो है ये लेके आए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है वो लेके आए थे। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की अगर हम आगे बात कर लेते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि जो कोड है उसमें जो डेबिटर्स और क्रेडिटर्स दोनों ही जो है किसी भी एक प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं। अगर हम डेबिटर्स की बात करें या बोरोवर्स की बात करें तो जो रिटेल बोरोवर्स हैं वो अपनी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग जो है वो कहाँ पे शुरू कर सकते हैं? डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में। और अगर कॉरपोरेट बोरोवर्स की बात करें तो वो कहाँ पर कर सकते हैं? वो कर सकते हैं NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब अगर हम बात कर लेते हैं क्रेडिटर्स की, तो दो टाइप के क्रेडिटर होते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, और दोनों ही जो है वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जाके अपनी इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं बाय फाइलिंग अ केस। और यहाँ पर जो है बहुत सारे सेक्टर्स में जो है वो केस फाइल किए गए हैं और ये देखा गया है कि 41.2% जो ये केसेस हैं ये एडमिटेड किए गए हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के द्वारा, जो है ये एडमिटेड किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर किए गए हैं? सबसे ज़्यादा ये जो केस फाइल किए गए हैं ये किए गए हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, उसके बाद रियल एस्टेट रेंटिंग बिजनेस एक्टिविटी सेक्टर में, जो कि कितना है 19% है। और अगर हम सितंबर 2019 तक की बात करें तो 743 जो केस है वो अभी तक जो है उनकी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, याइल्डिंग आइदर रिजोल्यूशन और लिक्विडेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो ज़्यादातर केस हैं वो वैसे केस सोल्व हुए हैं जो कि लंबे समय से चलते आ रहे हैं, यानी नए केस नहीं, पुराने केस ही यहाँ पर ज़्यादा सोल्व हुए हैं। अब अगर हम ये देखें तो ये कहता है 2016 से जब से एक्ट आया और अब तक जो है इसमें 3 बार अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था सेक्शन 229A में, जिसमें ये प्रोविज़न था क्या कि जो बार प्रमोटर्स होते हैं वो अपनी ही कंपनी में बिडिंग नहीं लगा सकते। दूसरा क्या इंट्रोडक्शन हुआ था, सेकंड अमेंडमेंट क्या इंट्रोड्यूस हुआ था, इसमें जो कहा था कि जो क्रेडिटर्स होते हैं उनको एक ऑप्शन प्रोवाइड किया गया कि अगर वो अपनी इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन कोई फाइल कर देता है तो अगर वो अपनी पिटीशन को विड्रॉ करना चाहे तो उसका टाइम पीरियड बता दिया गया कि वो अपने जो है 30 डेज में अपनी पिटीशन को जो है विड्रॉ कर सकते हैं। अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट है थर्ड अमेंडमेंट की, इसमें जो बात की गई है वो जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट माना जाता है। ये कहता है इस अमेंडमेंट में क्या बताया गया कि जो NCLT है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, वो चाहे तो एडमिट कर सकती है एक एप्लीकेशन को या रिजेक्ट कर सकती है, और उसकी डेट कितनी है? वो है 14 डे उसकी डेट है। दूसरा क्या है, जो टाइमिंग फ्रेम था, जो पहले 270 डेज था, जो 180 + 90 डेज था, अब वो टाइमिंग फ्रेम 330 डेज हो गया। कैसे? 180 + 90 + 60, और जो 60 डेज हैं वो क्यों बढ़े हैं? तो क्योंकि अगर वहाँ पर मान लो कोई कोर्ट में केस चला जाता, हाई कोर्ट वगैरह में चला जाता है, यानी जुडिशियल इंटरफेरेंस हो जाती है, उसकी वजह से डे बढ़े हैं, वो बढ़े हैं 60। दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा ये कहता है कि जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स है जो कि रिजोल्यूशन पास करती है, जो पहले रिक्वायरमेंट 2/3 थी ऑफ कमेटी मेंबर, ऑल कमेटी मेंबर्स के 2/3, अब उसको चेंज करके कितना कर दिया है? 50% कर दिया है ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग का।
तो ये कहता है कि अगर हम आईबीसी की बात करें तो अगर हम इसकी परफॉर्मेंस को दूसरे जो हमारी प्रोसेसेस थी उनसे अगर हम चेक करें तो इसने बहुत ही बेहतर परफॉर्म किया है। तो ये कहता है एक रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2018-19। ये रिपोर्ट कहती है कि जो हमारे पास परसेंटेज ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व हुई है 2017, 18, में इसमें इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लोक अदालत या डीआरटी। अब ये कहता है कि जो हमारी टाइम लाइन है वो हमारी ऑलमोस्ट कितनी हो गई है, 330 डे हो गई है। तो देखो जब हम बात करें एनपीए की, ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक, वेरियस चैनल के थ्रू हमारी कौन कौन सी हो रही है, तो देखो टोटल जो है वो हमारी कितने परसेंट हो रही है, वो हमारी हो रही है 15.5% की। अगर हम बात करें तो वो हमारे पास हो रही है। अगर हम 2017-18 या 18-19 से हम बात करें तो नंबर ऑफ केसेस हम देख सकते हैं यहाँ से 34 लाख समथिंग है, तो यहाँ 43 लाख समथिंग नंबर ऑफ केसेस हैं, ठीक है। और अमाउंट को अगर हम देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है, अगर 17-18 में देखें तो 2 लाख समथिंग अमाउंट है, और यहीं पर 18-19 में 8 लाख समथिंग अमाउंट इसकी है। तो आज के चैप्टर में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर इस वीडियो में कोई एडिशन करने की ज़रूरत है या फर्दर कुछ इम्प्रूवमेंट हैं या आपके कोई सजेशंस हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।